नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 6 दिसंबर है और आज की क्लास में 6 दिसंबर से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी इवेंट्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठना नहीं भूलें, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो यहाँ पे जो आपकी पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, तो उन्हें भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। और रिवीजन भी साथ में करते हुए चलिए। और डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिकोड एग्जाम के पीडीएफ को डाउनलोड करिए, अपनी कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, उनको एग्जाम के दौरान रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक बात कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डिकोड एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलती रहेगी और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो जीता है किस सम्मेलन के दौरान, वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन के दौरान, वो जीता है कैनरा बैंक ने, ठीक है। देखिए कैनरा बैंक ने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस को जब रीड करती हूं तो आप ऑप्शंस को देखा करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। यहाँ पे देखिए जो लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पे वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो भारत का कैनरा बैंक है उसमें देखा जाए भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इस पुरस्कार समारोह में देखा जाए जो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम है एलबी प्रभाकर, वो मौजूद थे, इसमें भाग लिया, ठीक है। उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। इस पुरस्कार को देखा जाए तो उन बैंकों को, ठीक है, या फिर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जो पिछले 12 महीने यानी कि लगभग जिसने 1 साल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में, यानी कि जो उनका भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कौन से रिटर्न, उनकी क्या रणनीति रही है, किस तरीके की नवाचार यानी कि इन्वेंशन को कितना उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ावा दिया, नई प्रौद्योगिकी को, नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने कितना बढ़ावा दिया, उत्पाद और सेवा जो भी उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनका सर्विसेज है, उसकी जो है उनकी क्षमता कितनी उन्होंने बढ़ाई, इन सब के आधार पे इस पुरस्कार को दिया जाता है। यानी कि इस पुरस्कार के लिए जो निर्णायक मापदंड है वो क्या है कि भौगोलिक क्षेत्र में रिटर्न, रणनीति, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उत्पाद और सेवा, इन सब क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा कार्य किया, जिन्होंने एक प्रगति हासिल की, उनको सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन यूके में यानी लंदन में किया गया। ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम के लंदन में किया गया, ठीक है। किससे मिला ये पुरस्कार? बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार कैनरा बैंक को। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की, हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा किया। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन से ही कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, लेकिन अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये जो मेला जो कि दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो देश की राजधानी नई दिल्ली में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ये मेला, किसको ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो बात किया गया दिव्य कला मेला 2022, इसका जो उद्घाटन किया गया है, ठीक है, वो किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुमार, ठीक है। और इन्होंने इस मेले का जो उद्घाटन किया है वो किया है इंडिया गेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंडिया गेट, माफ करिएगा, ठीक है। इंडिया गेट में इस मेले का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और इंडिया गेट में भी कहा दोस्तों, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ को पहले
हम राजपथ के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये जो दिव्य कला मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में भी कहा, इंडिया गेट में कर्तव्य पथ जो है जिसे पहले राजपथ के नाम से जानते थे, वहां पे उद्घाटन किया गया। इस मेले की शुरुआत देखा जाए 2 दिसंबर से हुई है और ये मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य देखा जाए क्या है, तो देखिए दिव्य कला मेला जो आयोजित किया गया है सरकार के द्वारा, ये उद्देश्य दिव्यांग जनों से संबंधित, तो जितने भी जो दिव्यांग कारीगर हैं देश भर के, उनके द्वारा और या फिर शिल्पकार हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद किए गए, उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया जो उत्पाद है, ठीक है, या फिर उनका जो शिल्प कौशल है उसको एक तरीके का मंच प्रदान करेगा। तो जो कारीगर है, जो दिव्यांग कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं इस देश के, उन्होंने जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन किया है, जो उत्पाद बनाया है, और या फिर जो उनका शिल्प कौशल उसको लोगों के सामने लाने के लिए, ठीक है, और इनके उत्पादों को एक बाजार देने के लिए इस कला मेले का, इस दिव्य कला मेले का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया। इस कला मेला में देखा जाए तो 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 2200 दिव्यांग कारीगर जो कलाकार हैं, जो उद्यमी हैं, उन्होंने अपने उत्पाद और कौशल का क्या किया, प्रदर्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिव्य कला मेला है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, बेसिकली जो दिव्यांग कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं उनको अपने कौशल को प्रदान करने का एक मंच प्रदान किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्घाटन किया गया है इंडिया गेट नई दिल्ली कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ को पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, जिसको जारी किया गया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे जो विश्व बैंक ने देखा जाए अभी हाल ही में यहाँ पे जो है 37 हुई। ठीक है, 37 प्रवासन और विकास ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 रिपोर्ट जारी किया। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो जारी किया गया है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया वर्ष 2022 में। ये देखा जाए तो 37वां था। ठीक है, रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का 2022 में शीर्षक देखिए क्या है, रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन। ठीक है, इस रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है, जितनी भी जो निम्न आय के देश हैं या फिर जो मध्यम आय के देश हैं, उन देशों में जो रेमिटेंस आता है। देखिए रेमिटेंस क्या होता है, जो अगर मान लीजिए ये जो जो प्रवास करके जो एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं, ठीक है, तो जो प्रवासी लोग होते हैं उनके द्वारा जो दूसरे देश से भेजी गई एक आय, अपनी आय का कुछ भाग वो अपने देश को भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कोई घर का सदस्य है, वो अमेरिका में जॉब कर रहा है और अमेरिका में जो उसकी अर्निंग हुई उसका कुछ भाग उसने अपने परिवार यानी कि भारत में भेजा। तो भारत ने अमेरिका से जो प्रक्षेपण यानी कि जो रेमिटेंस, यही रेमिटेंस हो गया जो दूसरे देश से भेजी गई एक आय का भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निम्न आय और जो मध्यम आय वाले देश हैं उनमें देखा जाए इस वर्ष जो है लगभग जो रेमिटेंस है, जो प्रेशर है, उसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है और ये जो है प्रेशर बढ़कर के कितना हो गया है 2022 में 626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 2021 की तुलना में ये कम है। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले वर्ष का अगर हम तुलना करें 2021 से, तो 2021 में जो वृद्धि दर्ज की गई थी प्रेशर यानी रेमिटेंस में वो 10.2% थी। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ये वर्ष 2022 में 5% यानी कि 10.2 से घट के आधी हो गई 5%, और ये जो है 2023 में लगभग ये भी घटने की 2% तक धीमी होने की उम्मीद बताई जा रही है इस रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। अगर हम बात करें ये जो प्रेशर यानी कि जो रेमिटेंस दिया जाता है, जो भेजा जाता है दूसरे देशों से, ये देखा जाए किसी भी जो निम्न आय और जो मध्यम आय वाले देश होते हैं यानी कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये बहुत ही प्रमुख घरेलू आय का स्रोत होता है। इन जो है इन राशि का, इस आय का जो है सरकार के द्वारा बहुत ही कई सेक्टर्स में, एजुकेशन के सेक्टर्स में, हेल्थ के सेक्टर्स में, कई जगह क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए ये रेमिटेंस, ये प्रेशर
उस देश की गरीबी को भी कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक देश की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को भी बढ़ाने में, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम वर्ल्ड के कंट्रीज में देखें कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी कि प्रेशर प्राप्त करने वाली कंट्री में टॉप पे कौन है, कि किस देश को सबसे ज्यादा बाहर से आय यानी कि उनके देशवासी जो बाहर काम कर रहे हैं उनके द्वारा भेजी गई आय है, तो सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला जो देश है यानी कि उच्चतम प्रेशर प्रवाह प्राप्त करने वाला देश सबसे पहले भारत है, हमारा देश भारत, फिर मैक्सिको आता है, फिर चीन, फिर फिलीपींस और फिर मिस्र। ठीक है, तो टॉप रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया विश्व बैंक के बारे में, जिसने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है। आप मुझे बताइए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ट्विन सिस्टर के नाम से हम किसे जानते हैं, क्योंकि विश्व बैंक के साथ एक और संस्था की स्थापना हुई थी, इसलिए इनको ट्विन सिस्टर कहते हैं। साथ ही साथ बताइए मुझे कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे और विश्व बैंक के द्वारा और कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, आज मेरा यही एक क्वेश्चन रहेगा जिसको आप ब्रीफ में आंसर करें मुझे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की घोषणा किया है? देखिए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने के लिए इस रिस्पांस एक्शन प्लान का जो है हमेशा इस्तेमाल किया जाता है या फिर वहां पे घोषणा की जाती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक राज्य का वायु प्रदूषण स्तर इतना खराब हो गया था कि अभी हाल ही में एक राज्य ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की घोषणा किया है। ये राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं कि अभी जो नवंबर का जो अंतिम जो लास्ट वीक था उस दौरान देखा जाए जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल यानी कि कोलकाता है, वहां के आसपास की जो वायु की गुणवत्ता है वो काफी गिर गई थी। और जब वायु की गुणवत्ता गिर गई और वायु की गुणवत्ता से आपको पता होगा सबसे ज्यादा प्रभावित जो वृद्ध होते हैं और जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का देखा जाए उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ पे जो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता या फिर अन्य गैर प्राप्ति वाले जो शहर होते हैं जैसे कि हावड़ा, ठीक है, बैरकपुर, दुर्गापुर, ठीक है, हल्दिया, आसनसोल, यहाँ पे जो है वायु प्रदूषण का मुकाबला, ठीक है, जो जिस तरीके से वहां पे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको मुकाबला करने के लिए किन किन जो क्षेत्र है, जो यहाँ पे हावड़ा क्षेत्र हो गया, कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गई, यहाँ पे वायु की गुणवत्ता बहुत गिर रही है। तो इस वायु की गुणवत्ता से मतलब एक गिरती हुई वायु की गुणवत्ता का मुकाबला करने के लिए, ठीक है, इस ग्रेडेड एक्शन प्लान को, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हम लोगों ने एक शब्द देखा, क्या है वो? गैर प्राप्ति वाले शहर, यानी कि ये वो शहर होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक प्राप्त करने में असमर्थ है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता एक मानक होता है कि अगर किसी शहर की वायु का इतना लेवल है तो वो वायु क्या है, शुद्ध है। लेकिन लगातार 5 साल से इस क्षेत्र में देखा जाए तो वायु गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर पे बनी हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से इस जो मानक पे जो गुणवत्ता दी गई है उसको प्राप्त करने में ये जो शहर असफल रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, उन्हीं को गैर प्राप्ति वाले शहर के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की बात किया जाए तो ये देखा जाए आपातकालीन कार्रवाइयों का एक सेट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र की वायु का स्तर गिर गया, ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ गया, तो जब ये एक्शन प्लान हमने वहां की सरकार के द्वारा अगर घोषित कर दिया गया तो कुछ एक नियम होते हैं। जैसे कि अगर देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली सरकार के बारे में तो वो कौन कौन से तरीके, जैसे रेड लाइट ऑन और फिर गाड़ी ऑफ, ऑड इवन उन्होंने स्कीम चलाई। इसी तरीके से अगर खुले में देखा जाए, अगर खुले में कूड़े जलाने हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। तो कुछ ऐसी शर्तें रख दी जाती है, मतलब कुछ ऐसे रोका जाता है कि आपको ये काम नहीं करना, आपको ऐसे करना है। वायु की गुणवत्ता को एक तरीके से शुद्ध करने के लिए इस एक्शन प्लान को चलाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक सेट होता है जिससे एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाए। ठीक है, तो वायु को, जो वायु की गुणवत्ता है, जो उसमें गिरावट हो रही है उसको रोकने और साथ ही साथ जो वायु दूषित हो चुकी है उनको क्या करने, उनको शुद्ध करने के लिए इस एक्शन प्लान को शुरू किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मानक तय कर दिए
जाते हैं कि आपको उन्हीं के अनुसार सारे कार्य करने होंगे इस एक्शन प्लान के अंतर्गत, ठीक है। वही प्लान घोषित किया गया है इस समय पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा की सुविधा नहीं शुरू की गई। देखिए हाल फिलहाल में अभी सरकार के द्वारा 3 हवाई अड्डों पे डीजी यात्रा सुविधा शुरू की गई। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से वो कौन सा हवाई अड्डा नहीं है जहां पे ये डीजी यात्रा सुविधा शुरू नहीं की गई है। तो दोस्तों इसका अगर हम करेक्ट आंसर पे चलें तो लास्ट जो है यानी कि डी ऑप्शन विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत नहीं की गई है। बाकी 3 जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे जो है इस डीजी यात्रा की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं किसके द्वारा ये जो है डीजी यात्रा सुविधा की शुभारंभ उद्घाटन किया गया। सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। तो जो वर्तमान में देखा जाए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, देखिए इनका क्या नाम है कि ज्योतिराज सिंधिया, ठीक है। ज्योतिराज सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को जो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां से ही इस डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक है। कौन किसने किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने। इसके साथ ही दिल्ली के अलावा देखा जाए अन्य 2 ऐसे एयरपोर्ट थे जहां पे इस डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ किया। कौन कौन सा? कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी, पहले इसे बाबतपुर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। यानी कि 3 जगहों पे, एक आपका देखा जाए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु का कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पे डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा को अभी देखा जाए तो ये जो शुरुआत हुई डीजी यात्रा सुविधा की, अभी ये केवल घरेलू उड़ान जो भी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं या फिर उनके लिए ही ये होगी वर्तमान में। अभी तो यहाँ पे जो ये शुरुआत किया गया है डीजी यात्रा के तहत प्रारंभ में कितने हवाई अड्डों का चयन किया गया दोस्तों? 7 हवाई अड्डों का चयन किया गया जिसमें से 3 हवाई अड्डों पे शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है। बेंगलुरु, वाराणसी और आपका नई दिल्ली। लेकिन अभी 4 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां पे वर्ष 2023 मार्च में अन्य 4 हवाई अड्डों पे डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा। वो देख लीजिए दूसरे चरण में होगा और वो कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दूसरे चरण में जो कि मार्च 2023 में ये लागू होगा, इसमें देखा जाए जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का, पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे का और विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विजयवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो है डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा मार्च 2023 में। दोस्तों डीजी यात्रा है क्या, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, यानी कि डीजी यानी कि डिजिटल ट्रेवल, ठीक है। डिजिटल ट्रेवल से डिजिटल क्या मतलब? देखिए जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो आपका अपने पास एक कोई आईडी कार्ड होता होगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। आईडी कार्ड क्या, आईडी कार्ड आप लेके घूमते हो, लेकिन इसमें क्या होगा? फेस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जो आपकी आइडेंटिफिकेशन जो आपका किया जाएगा वो फेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इस सुविधा की जो शुरुआत की गई है वो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, यानी कि 2019 में केंद्रीय डीजी यात्रा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है कि हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रणाली विकसित करना, ठीक है। तो एक तरीके से चेहरे की पहचान प्रणाली विकसित करना ही उद्देश्य डीजी यात्रा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा की निम्नलिखित में से कहां स्थित स्टार्टअप खेती ने वर्ष 2022 का अर्थशॉट पुरस्कार जीता है? देखिए एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती, इससे देखा जाए वर्ष 2022 का अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टार्टअप किस स्थान से, किस शहर से संबंधित है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, हैदराबाद स्थित ये स्टार्टअप है खेती और इससे वर्ष 2022 का अर्थशॉट पुरस्कार जीता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो यूनाइटेड किंगडम के जो प्रिंस विलियम है, ठीक है, इन्होंने अमेरिका के बोस्टन में प्रिंस ऑफ वेल के प्रतिष्ठित और यहाँ पे अर्थशॉट पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को ये घोषणा की गई है और इसके तहत देखा जाए इस वर्ष जो है 5 स्टार्टअप को ये पुरस्कार जो है अर्थशॉट पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें से एक जो स्टार्टअप है वो हैदराबाद का स्थित खेती स्टार्टअप है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें कि ये जो खेती स्टार्टअप है ये देखिए किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कौशिक कपांग तुलु के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस स्टार्टअप खेती ने देखा जाए तो जो ग्रीन हाउस इन
ए बॉक्स को विकसित किया है। तो ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स क्या है? तो इससे देखा जाए जितने भी जो किसान होंगे जो अपनी फसल लगाते हैं, देखिए उनको 2-3 चीजों का बड़ा सामना करना पड़ता है फसल लगाने के दौरान। एक तो मौसम, दूसरा देखा जाए जो उसमें खाद वगैरह पड़ती है, ये सारी चीजें, तीसरा देखा जाए तो जो उसमें कीटों का आक्रमण हो जाता है, जो कीड़े वीड़े आक्रमण कर देते हैं, फसल को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो स्टार्टअप है ग्रीन हाउस इन ए बॉक्स, इन्हीं चुनौतियों का सामना करने में किसानों की मदद करेगा। यानी कि ये जो स्टार्टअप है ये किसानों को चरम मौसम की स्थिति में उनकी फसलों की रक्षा करेगा, ठीक है, काफी मदद करेगा। दूसरी चीज देखा जाए तो जो किसानों की जो फसल है उनको कीटों से बचाने में भी ये काफी ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसान जो है, देखिए किसानों को सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो जितना जो किसान जो भी फसल के दौरान जो पानी का इस्तेमाल करेगा, ये स्टार्टअप के माध्यम से इस खेती के द्वारा वो 90% जो पानी इस्तेमाल करे उसका 90% से कम पानी इस्तेमाल करके वो अपनी फसल को लगा सकेगा और फसलों में भी देखा जाए 7 गुना अधिक पैदावार हो सकती है। तो ये सारी चीजों की वजह से किसानों को जो है अपने भरोसेमंद आय जो है प्रदान हो सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए कितना जो है किसानों के लिए कितना लाभकारी ये स्टार्टअप है, जो कि कौशिक कापांतुलन के द्वारा ये स्थापित किया गया स्टार्टअप जिसका नाम है खेती, ठीक है। इस खेती ने ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स विकसित किया और इस बॉक्स के माध्यम से ये सुविधाएं किसानों को मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं इसके तहत ये जो स्टार्टअप है अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो भविष्य के लिए जो कोई भी पर्यावरण इनोवेशन परियोजनाएं होंगी, यानी कि पर्यावरण से क्षेत्र से संबंधित कोई भी जो इनोवेटिव चीजें की जाएंगी उनको समर्थन दिया जाएगा और उनको समर्थन देने के लिए 2030 तक, ठीक है, कुछ 5 अर्थ शॉर्ट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और इस पुरस्कार के तहत 2030 तक देखा जाए तो $1.2 मिलियन का पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उद्देश्य का पर्यावरण इनोवेशन परियोजनाओं को समर्थन देना। ये जो पुरस्कार है ये वार्षिक रूप से प्रिंस विलियम के द्वारा दिया जाएगा। किन किन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा प्रिंस विलियम जी के द्वारा? तो ये देखा जाए जो कोई भी ऐसी परियोजनाएं जो पृथ्वी को बचाने का कार्य कर रही होंगी, पर्यावरण के जो विकराल प्रभाव से बचाने का कार्य जो परियोजनाएं कर रही होंगी, उनको वित्त पोषित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यही है, ध्यान रखिएगा 5 लोगों को दिया गया है, जो है 5 स्टार्टअप्स को दिया गया, जिसमें से एक भारत के हैदराबाद का स्थित स्टार्टअप खेती भी इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुस्तक है जिसके पे जो है किस आंदोलन पर ये आधारित है, जिस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार मिला है वो है चिपको आंदोलन, ठीक है। आइए इसके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उस पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे आप तो एक तरीके से वन संरक्षण का आपको पता होगा, चिपको आंदोलन जो वनों में पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उन पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन पर एक पुस्तक है जिसको देखा जाए उस बुक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 दिया गया है, ठीक है। इस पुस्तक को जो लिखा है वो दिखा है एक इतिहासकार वन संरक्षण कार्यकर्ता जिनका नाम है शेखर पाठक। मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्हीं की पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 मिली है और ये पुस्तक किस पर आधारित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी तत्कालीन उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के 2000 में उत्तराखंड बना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि उत्तराखंड जो कि उस समय जब अलग हुआ था तो उत्तरांचल नाम था और बाद में 2007 में उत्तराखंड हो गया था। तो 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश का एक जिला था जिसका नाम है चमोली जिला। चमोली जिले से ये चिपको आंदोलन की लड़ाई शुरू हुई थी। चिपको आंदोलन इसका नाम क्यों रखा गया ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब भी वनों की कटाई कराई जाती थी, जब पेड़ काटे जाते थे तो वहां के जो चमोली जिले के जो स्थानीय लोग होते थे वो क्या करते थे, पेड़ों से यानी कि वृक्षों को आलिंगन कर लेते थे, उनको पकड़ के गले से लगा लेते थे, ठीक है, जिससे कि पेड़ों को काटे से रोका जा सके। और इस आंदोलन के दौरान जो वहां के ग्रामीण लोग थे, ग्रामीण लोगों को पेड़ों को गले लगाया जाना और साथ ही साथ वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चारों ओर से वो घेरा बना लेते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और एक पूरा घेरा बना लेते थे कि भैया पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा, नहीं तो हम पेड़
नहीं काटने देंगे, ठीक है। तो आलिंगन कर लेते थे, इस वजह से इसको चिपको यानी कि पकड़ के चिपक के पेड़ों से खड़े हो जाते थे, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के जो नेता यानी कि इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा की गई थी, जिनको 1927 में पैदा हुए। तो देखिए पिछले वर्ष यानी कि 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। इस आंदोलन का जो नारा था उसको भी गढ़ने का श्रेय दिया जाता है किसको, सुंदरलाल बहुगुणा को ही। और चिपको आंदोलन का जो श्रेय था, जो नारा था वो क्या है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था, यही था जिसको गढ़ने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन से संबंधित ये पुस्तक है जिसका लेखक कौन है, शेखर पाठक। ध्यान रखिएगा 1973 में चमोली जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो जो इस आंदोलन से जुड़े थे। देखिए यहाँ पे कुछ अन्य भी आंदोलन है, जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और एपिको आंदोलन। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे इसका आंसर करेंगे, जैसे रोली जी हैं, शमशेर जी हैं, काफी आप लोग अच्छा आंसर करते हैं। ए.के. वर्मा जी, त्यागी जी भी आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। अगर थोड़ा सा इन सभी आंदोलनों के भी बारे में, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आंसर दो मुझे, लेकिन खुद स्वयं से इन आंदोलनों के बारे में पढ़ लेना, ये आंदोलन कहाँ चलाए गए, कब चलाए गए, मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान B-21 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। सबसे एडवांस जो लड़ाकू विमान B-21 है जिसको भी हाल फिलहाल में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, माफ करिएगा। तो अमेरिका ने देखा जो दुनिया के सबसे बड़े, ठीक है, सबसे एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं B-21 रेडर का इन्होंने लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ 2 दिसंबर को ये जो विमान थी वो अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो गई। अभी तक ये माना जाता था कि दुनिया का सबसे जो एडवांस लड़ाकू विमान है वो फ्रांस का राफेल है, लेकिन ये फ्रांस के राफेल से भी 2, ठीक है, जनरेशन एडवांस है। कौन दोस्तों, B-21 रेडर। अगर हम राफेल की दोस्तों बात करें तो राफेल देखा जाए ये 4.5 जनरेशन का है, और चूंकि B-21 जो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया ये राफेल से 2 जनरेशन आगे, तो इसलिए देखा जाए 6वें जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। B-2 स्प्रिट की तरह नजर आने वाले इस बॉम्बर को किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो नॉर्थमैन ग्रेमिन की तरफ से इसे तैयार किया गया है। और इसमें ऐसी एडवांस मटेरियल, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि इन विमानों को कोई भी जो है, इन विमानों कोई भी जो दुश्मन होगा या किसी को भी इस विमान का पता लगाना नामुमकिन जैसा दिखता है, ऐसी इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो B-21 जो कि बता एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में भारत के किस शहर को 22वां स्थान मिला है। तो ये ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स है जिसमें भारत के मुंबई को, ठीक है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई को, उसको 22वां स्थान मिला। आइए देखते हैं ये इंडेक्स क्यों जारी किया गया। तो यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, ठीक है, नाइट फ्रैंक। और इसी की तरफ से जो 3 तिमाही यहाँ पे जो है जुलाई और सितंबर की तिमाही 2022 के लिए एक इंडेक्स जारी किया गया, इंडेक्स तैयार किया गया, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक, ठीक है, पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है। यहाँ पे घर नहीं है, यहाँ पे पर है, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार की गई है किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक के द्वारा, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। तिमाही 3 महीनों को जो है आवास की जो कीमत है उनमें जो उतार चढ़ाव के आधार पे ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या बात किया गया है कि जो प्रीमियम आवासीय संपत्ति की कीमतों में जो सालाना बढ़ोतरी हो रही है, उन बढ़ोतरी को आंकने के लिए इस विशेष सूचकांक जो वैश्विक सूचकांक में मुंबई को 22वें स्थान पर पहुंचा गया। यहाँ पे इसके पहले देखा जाए तो अगर हम बात करें पिछले वर्ष यानी कि 2021 में जो मुंबई का स्थान था वो 39वें स्थान पे था, और अभी देखा जाए 22वें स्थान पे मुंबई आ गया। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि वहां की जो प्रीमियम जो हाउस है, एक तरीके से जो आवासीय संपत्ति है, उसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है मुंबई में। इसी के साथ साथ जुलाई में ही यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर जो तिमाही रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए, मुंबई के अलावा कुछ और भी ऐसे शहर हैं जिनकी आवासीय संपत्ति की औसत कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वो कौन कौन से शहर है, तो बेंगलुरु में भी
देखा जाए दिल्ली, इन सबके शहरों में भी जो कीमतें हैं, आवास की कीमतें, उसमें भी क्या हुआ, बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट में देखा जाए, इस इंडेक्स में देखा जाए तो दुनिया भर के जो है 45 से अधिक शहरों की आवासीय इकाइयों की कीमतों पर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको आधार बनाकर के ये रिपोर्ट तैयार किया गया कि किस शहर में, दुनिया के किस शहर में आवास की कीमत बढ़ी है, कितना सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई, कहां पे जो है घटा है। ये सारी चीजों के आधार पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें 22वें स्थान पे भारत का शहर है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थित है। तो अभी हाल ही में देश के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र की स्थापना हुई है, ओपन किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों, तो वो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र की स्थापना की गई, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा है। तो माफ करिएगा, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा योग केंद्र है, जो कि जम्मू कश्मीर की, ठीक है ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की एक तहसील है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जिला उधमपुर, वहां की एक तहसील है चेनानी तहसील, और इस तहसील का एक गांव है जिसका नाम है मनतलाई। ठीक है, मनतलाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र खोला गया है। अच्छा, इसी गांव में क्यों, इस गांव की बात किया जाए, ठीक है, तो ये हिमालय के साल के जो जंगल है उसकी गोद में स्थित है। और इतना ही नहीं, इस गांव में देखा जाए तो ये मैदानी और पहाड़ी दोनों ही का ही एक परिधीय दृश्य, यानी कि हमें यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलता है और पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। इन दोनों का ही हमें जो है मिलन देखने को मिलता है इस गांव में, जिस कारण से यह मनतलाई गांव में इस भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र को खोला गया है। ठीक है, ये जो गांव है ये तवी नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तवी नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र जो है वो सेवा करेगा। तवी नदी की बात किया जाए दोस्तों, तो इसे पहले हम सूर्यपुत्री के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर्यपुत्री के भी नाम से इस नदी को जाना जाता है, और इस नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश कुंड ग्लेशियर से होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा योग केंद्र है वो जम्मू कश्मीर के मनतलाई गाँव में। ठीक है, अगर तहसील पूछे तो आपका चेनानी, जिला है उधमपुर। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। तो हम सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द डे की तरफ पहुंचते हैं, और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फैक्ट है दोस्तों की एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों, प्रशांत कुमार। ठीक है, वहीं अगला फैक्ट है कि मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंसी कप में स्वर्ण पदक जीता किसने, भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वर्ष जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हुआ है वो मिस्र के काहिरा में, और मिस्र में ही हम लोगों ने इस बार COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसका आयोजन मिस्र में हुआ। वही बात करें गुजरात के अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर विजेता कौन बना दोस्तों, तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस वर्ष का जो विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया वो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, गुजरात तो सब जानते होंगे, अगर गुजरात में भी जिला पूछ दे तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में। और विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है। और इस वर्ष महाराष्ट्र को हरा करके सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। वही बात करें स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती मनाएगी, कब मनाएगी, 3 दिसंबर को मनाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा आज का फैक्ट ऑफ द डे है कि 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखागार संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए कौन, विजेंद्र शर्मा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। इस दौरान मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन भी किया है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, जिसके सारी चीजें जो भी मैंने कुछ पूछा आप मुझे बताएं। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो आंदोलन के बारे में, जैसे कि एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस सब आंदोलन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम मिलते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारे पीडीएफ को लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।